ये कहानी है जानवी कुकरेजा की। एक ऐसी कहानी जो एक नए साल की पार्टी से तो शुरू हुई, पर उसका अंत इतना भयानक होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। तारीख थी 1 जनवरी 2021। सुबह के करीब 5:15 बजे थे। जगह मुंबई का भगवती हाइट्स अपार्टमेंट। नए साल की सुबह थी और एक महिला बस अपने कुत्ते को घुमाने के लिए नीचे उतरी ही थी कि उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें दहला दिया। ग्राउंड फ्लोर पे जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी जो पूरी तरह खून से लथपथ थी। और इसी चीख के साथ एक बहुत बड़े रहस्य की शुरुआत हुई। नए साल का जश्न अब एक बेरहम जुर्म के साए में आ चुका था। तो आखिर ये जश्न एक भयानक ट्रेजेडी में कैसे बदल गया, ये समझने के लिए हमें कुछ घंटे पीछे जाना होगा, उसी रात की शुरुआत में। इस पूरी कहानी के सेंटर में 4 लोग हैं। पहली है 19 साल की जानवी कुकरेजा, जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। फिर है जानवी की बचपन की दोस्त दिया पर्लिंकर, वो भी 19 साल की ही थी। तीसरा है श्री जोगधनकर, 21 साल का, जो पिछले 3 साल से जानवी का बॉयफ्रेंड था। और चौथा है यश आहूजा, जो उस पार्टी का होस्ट था। ये एक ऐसी रात थी जो नए साल का वेलकम करने के लिए थी, लेकिन इसने इन सब की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। कुछ ही महीने पहले जानवी और दिया, मतलब दोनों दोस्तों ने मिलकर एक बेकिंग बिजनेस भी शुरू किया था। नाम था प्रिटी बेक्स बाय डीजे। डी दिया के लिए और जे जानवी के लिए। मतलब इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, और यही बात आगे जो हुआ उसे और भी ज्यादा शॉकिंग बना देती है। तो चलिए उस रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। रात करीब 10 बजे श्री और दिया जानवी के घर पहुंचे। फिर 11:30 बजे तीनों भगवती हाइट्स में पार्टी के लिए निकले। पार्टी चल रही थी और फिर रात के 1:45 के आसपास जब जानवी छत पर वापस गई तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने श्री और दिया को एक बहुत ही इंटीमेट मोमेंट में देख लिया, और बस धोखे के इसी एक पल ने हालात को बेकाबू कर दिया। अब जाहिर है जानवी के पेरेंट्स ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि उनकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट थी। तो पुलिस पर प्रेशर बना और फिर शुरू हुई उस रात की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश। और जब फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की तो सबूतों ने एक बहुत ही भयानक कहानी बताई। 5वीं मंजिल पर सीढ़ियों से टकराव शुरू हुआ था, और जैसे जैसे नीचे आते गए सीढ़ियों पर, रेलिंग पर खून के धब्बे, टूटी हुई चूड़ियां और बालों के गुच्छे मिलते गए। सबसे ज्यादा खून दूसरी मंजिल पर मिला था, जिसका मतलब था कि सबसे ज्यादा वायलेंट अटैक शायद यहीं हुआ था। और आखिर में ग्राउंड फ्लोर पर जानवी की बॉडी मिली। इसके बाद आई ऑटोप्सी रिपोर्ट, और उसने तो सब कुछ साफ कर दिया। जानवी के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 48 अलग अलग चोट के निशान थे। अब ये बात बिल्कुल साफ थी, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मर्डर था। तो पुलिस ने दोनों मुख्य सस्पेक्ट्स दिया और श्री से पूछताछ की, और उनके बयान बड़े अजीब थे। दिया ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, हमने मैरिजुआना लिया था। वहीं श्री ने एक अलग ही कहानी बना दी, किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया था। मतलब एक को कुछ याद नहीं और दूसरे पर किसी अनजान ने हमला कर दिया। लेकिन उनकी ये कहानियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। एक डिजिटल सबूत यानी सीसीटीवी फुटेज सामने आया, और इस फुटेज में सुबह 2:15 पर श्री बिल्डिंग से बाहर निकलता दिख रहा था, एक फटी हुई खून से सनी शर्ट पहने हुए। ये फुटेज उसके बयान से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। खैर, केस चला। करीब 5 साल तक कानूनी कार्रवाई चली, और फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने आधा अधूरा इंसाफ तो दिया, लेकिन अपने पीछे कई बड़े सवाल भी छोड़ गया। और फैसला सच में चौंकाने वाला था। कोर्ट ने श्री जोगधनकर को मर्डर का दोषी पाया और उसे उम्र कैद की सजा दी। लेकिन दिया पडलकर को बेनिफिट ऑफ डाउट यानी संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि घटनास्थल पर मौजूद होने के बावजूद दिया को बरी क्यों कर दिया गया? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़ी प्रोसीजरल गलती में। देखिए, कानून में एक बहुत जरूरी चीज होती है जिसे चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई सबूत मिलता है तो उसे कहां से उठाया गया, किसने उठाया, उसे कहां रखा गया, इस पूरी प्रक्रिया का एक पक्का रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि ये साबित हो सके कि सबूत असली है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और इसी केस में पुलिस से एक बहुत बड़ी चूक हो गई।
यश आहूजा के फ्लैट से एक खून से सनी चादर मिली थी जिस पर जानवी और दिया दोनों का खून था। ये एक बहुत बड़ा सबूत था, लेकिन पुलिस ने प्रोटोकॉल के हिसाब से उस चादर को क्राइम सीन पर ही सील नहीं किया, बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो इसे बिना सील किए पुलिस की गाड़ी तक ले जाए। और बस इसी एक गलती की वजह से कोर्ट ने कहा कि चेन ऑफ कस्टडी टूट गई है और उस सबूत को इनएडमिसिबल मतलब अमान्य करार दे दिया। इसी ने वो संदेह पैदा किया जिसका फायदा दिया को मिला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमानत पर रिहा होने के बाद दिया ने जानवी के ईमेल अकाउंट पे एक मैसेज भेजा और उस मैसेज की एक लाइन आज भी बहुत परेशान करती है। लाइन थी, मैं तुम्हारे सिर का एक बाल भी न छूती। अब सोचिए, क्राइम सीन पे जानवी के बालों के गुच्छे मिले थे, तो ये लाइन क्या ये सच में अफसोस जताने के लिए थी या फिर ये एक तरह से सच्चाई का मजाक उड़ाने जैसा था? तो इस पूरी भयानक घटना से क्या सबक मिलते हैं? चलिए कुछ साइकोलॉजिकल और प्रोसीजरल पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। क्रिमिनोलॉजी में एक टर्म है सिचुएशनल वायलेंस। इसका मतलब है ऐसी हिंसा जो पहले से सोची समझी नहीं होती बल्कि अचानक किसी सिचुएशन में भड़क उठती है। अक्सर शराब, जलन या धोखे जैसी चीजें इसे ट्रिगर करती हैं और एक छोटी सी बहस भी मिनटों में मर्डर में बदल जाती है। न्यूरोसाइंस में भी इसका एक एक्सप्लेनेशन है जिसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। ये वो पल होता है जब हमारा इमोशनल ब्रेन यानी एमिगडाला हमारे लॉजिकल ब्रेन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में इंसान सोचने समझने की शक्ति खो देता है और जानवी के शरीर पर जो 48 चोटें थीं वो शायद इसी बेकाबू गुस्से का नतीजा थीं। तो इस पूरी ट्रेजेडी से पर्सनल सेफ्टी के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, बहुत ज्यादा इमोशनल माहौल में अकेले में झगड़ने से बचना चाहिए। उस सिचुएशन में बहस जीतने से ज्यादा जरूरी होता है खुद को वहां से सुरक्षित निकालना। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि भरोसा और प्यार ये हमेशा किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं होते। आखिर में ये केस एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई को सामने लाता है कि इंसाफ सिर्फ सच पर ही नहीं बल्कि उस सच को साबित करने की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सबूत सच की तरफ इशारा कर रहे हों तो क्या सिर्फ एक प्रोसीजरल गलती इंसाफ के वादे को तोड़ सकती है?